नमस्कार साथियों, मैं सरवनराज आप सभी को जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है कि पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्न यानी कि 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वाइज यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं, खासकर मेजर सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स, सारे श्रृंखला अलग अलग तरीके से बहुत ही स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पिछले 10 वर्षों के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, खासतौर पे स्टेट पीसीएस का प्रश्न हो या यूपीएससी का प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का भी यूज किया जा रहा है, लॉजिकल गेसिंग का भी यूज किया जा रहा है, साथ ही 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रश्न का ऑप्शन ए है आंसर, तो बी सी डी का भी एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं कि भविष्य में यदि मान लिया जाए किसी भी समय अगर ये प्रश्न बनता है तो मुझे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होने से आपके पास हर एंगल से तैयार होकर जाना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। लॉजिकल गेसिंग इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब जानते हो, इसीलिए ज़रूरी है। ये कक्षा आपकी 5वीं कक्षा है, इसका मतलब 1 से लेकर 4 कक्षा तक हो चुका है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, बीपीएससी का ने जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया है, यानी 72nd होने वाला है, तो 71वीं से लेकर के नीचे की ओर 71वीं 70वीं हो गया, 69th हो गया, 68 हो गया, आज हम 67th का जो एग्ज़ाम पेपर कर रहे हैं। और ये 67th में भी कौन, डी का पेपर, क्योंकि आपको पता है 67th का जो पेपर है 2 बार हुआ था, 2 चरण, क्योंकि पहला बार क्वेश्चन लीक होने के कारण जो है कमीशन के द्वारा रद्द कर दिया गया, फिर से री लिया, उस री का पेपर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं बता देता हूं कि हमारा जोश आईएएस पीसीएस जो है 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम चालू की है, ठीक है। पिछले से भी चल रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब ये होता है प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कैसे आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसके लिए साथ ही अगर मान लिया जाए आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो प्रीलिम्स कैसे होगा, आपका मार्क्स कैसे बढ़ेगा, गलतियां कम कैसे होगी आपकी, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। मेंस में आपका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, बेहतर आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे में आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में कैसे मार्क्स लाएंगे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बहुत ही डिटेल बात करते हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों को भी सेंड कर दीजिए, और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप का ग्रुप जो होता है, जो प्राइवेट ग्रुप है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। आप देख ही रहे हैं 67th का पेपर है बीपीएससी का, ठीक है। डी पुनः जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसका पेपर हम लोग करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका एग्जाम 30 सितंबर 2022 को हुआ था, यानी कि साइंस का आज हम लोग देखने वाले हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं कि परेशानी ना हो किसी प्रकार का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। क्या कहता है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन देखिए, विपरीत प्रासरण, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका क्या, अगर मान लिया जाए इंग्लिश जानना चाहते तो क्या हो सकता है। ये तो आप जानते हैं कि खास तौर पे ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। प्रसार का डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी भी काफ़ी टफ हो जाता है। अपकेंद्रण का मतलब ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। अपोहन का डायलिसिस हो जाता है, क्या हो जाता है, डायलिसिस। अब देखिए, अब इसी को समझना है कि वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो होता है खासतौर पे आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अपकेंद्रण पे काम करता है। किस पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के पर काम करती है, बाहर की ओर। जानते हैं, मान लिया जाए कि बीच का चीज़ है ये बाहर की ओर फेंकने का काम करता है, इसीलिए क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको, यानी क्या अपकेंद्रण पे काम करता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं काम करता, क्योंकि रिवर्स जो ऑस्मोसिस होता है मैं आपको और बता देता हूँ इसका मतलब, इसका काम क्या क्या होता है। सो अगर मान लिया जाए इसमें आप जानते हैं कि पानी की शुद्धता जो की जाती है, प्योरिटी ऑफ पानी की शुद्धता के लिए आरओ का यूज किया जाता है। प्रसार की बात करेंगे तो परफ्यूम, जैसे मान लिया जाए परफ्यूम मारते हैं पूरे रूम में जल्दी फैल जाता है परफ्यूम से रिलेटेड, ठीक है।
तो इसमें काम आता है। ठीक है, अब अपोहन, अपोहन मतलब क्या होता है? रक्त डायलिसिस, डायलिसिस किसमें? ए बी पी वाई क्यू पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि कोई भी ऑप्शन जो है आपके कैसे प्रश्न बनते हैं, ये डायलिसिस पूछा गया क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि के लिए, यानी ब्लड प्यूरीफायर के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम के बारे में बात करना है। कभी भी याद रखिए, सॉलिड में क्या होता है? न्यूनतम होता है, और खासकर गैसियस स्टेट में, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक। क्या होता है? सबसे अधिक। और जल, वायु और सीसा, सीसा में क्या होता है? सबसे कम, सबसे कम। और पूछा क्या है? न्यूनतम। इसका आंसर क्या होगा? यही हो गया। एक बात और, दूसरी बात मैं और बता देता हूँ इसका। और अगर मान लिया जाए कि अगर आंसर नहीं पता था तो कैसे करते? 50-50 पहुँचने का एक और तरीका। देखिए मैं यहाँ वाटर दिया है, यहाँ वायु दिया है, ठीक है, लेकिन एक बात गौर कीजिए कि निर्वात देकर के शून्य दिया है ब्रैकेट में, और कांच देकर शीशा दिया। ये नहीं कहने का मतलब, मेरा कमीशन चाहती है, एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न बनाने वाला चाहता है कि इतना डिस्क्रिप्शन कौन देता है भाई साहब? निर्वात भी दे और ब्रैकेट में शून्य भी लगा दे, मतलब और भी क्लियर करना चाहता है कि मैं देखो यहीं से होने वाला हूँ। कांच दे, शीशा दे, यानी कि आंसर बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, आता है तो आंसर ठीक है, एग्जैक्टली। नहीं आता तो, अगर अब नहीं आने वाले के लिए ये तरीका है कि आप यहाँ से जा करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? याद रखना है, PYQ में अभी तक जितना बार पूछा है ना, मैक्सिमम टाइम, शायद एक आध दो बार छोड़ दिया जाए तो सदिश राशि ही पूछ रहा है। यानी सदिश राशि कौन नहीं है? सबसे पहली बात, जहाँ जहाँ बल वेग विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। वेग सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, विस्थापन सदिश है। कौन नहीं है? नहीं लगा है, गति नहीं है। ठीक है, इसीलिए याद रखना इस चीज को। यानी फाइनल आंसर क्या होगा? गति होगा। यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन बढ़ा दी जाए, क्या करना है? बढ़ा दी जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? क्या है? पिंड का वजन क्या होगा? अब देखिए एक बात गौर करो, क्या कहते हैं? धरती पर घूमने की गति को बढ़ाना है। वजन क्या? वजन के बारे में कहते हैं, वजन W बराबर क्या होता है? mg होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं जी, इसका मान 9.8 होता है, ये आपको पता ही है। अब देखो मैं बता रहा हूँ एक बात और, ये जो जी कब होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम कब होगा? मीन। अब जी मिनिमम कब होगा? अब मान लिया जाए एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो जी का मान कम जाएगा, ये जो है ना, और ये इसका मान कमेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये W एंगुलर वेलोसिटी है, आपको पता ही। अब एक बात गौर करना कि जब ये मान लो कि धरती की घूमने की गति बढ़ाना है, बढ़ाओगे तो ये जी कम जाएगा, इसका मतलब ऑलरेडी बात है इसका जो टोटल वैल्यू वजन होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अरे एक बात और कभी गौर करना ना, कभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितनी बार भी पूछा है, अगर प्रश्न में कहीं दिया बढ़ा दिया है तो आंसर मैक्सिमम चांस है कि घटा दिया, अगर घटा दिया तो आंसर मैक्सिमम चांस है कि बढ़ा दिया। ऐसे ही होता है, सेम नहीं होता है, या तो कभी कभार नो चेंज, बट आंसर की संभावना बढ़ाया है तो इस तरह से बनेगा। चलते हैं आगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को किसने सर्वप्रथम, ये तो फैक्चुअली से क्वेश्चन गैलीलियो साहब ने किया है। ठीक है, न्यूटन तो है नहीं, कैप्लर, टॉल्मी है नहीं। चलो आगे चलते हैं 6 नंबर। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब, STP मतलब STP, ठीक है, STP के याद रखना है, एट STP पर, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर, सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो ये बात बता, किस नियम के अनुसार, नियम की बात करना है। नियम की बात करोगे तो ये जो एवोगाड्रो का जो लॉ होता है, एवोगाड्रो नियम क्या होता है? अब इसका वैल्यू की बात करेंगे अगर हम, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 23, ये नंबर होता है इसका। ठीक है, तो इसी नियम के अनुसार जो है सो ये STP पर जो है सो एवोगाड्रो नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। भाई साहब याद रखना इस चीज को, समान होती है, समान की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। अपेक्षकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सा वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब है, अल्बर्ट आइंस्टीन ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपको पता है कि बल से रिलेटेड उसका अपना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड उनका अपना सिद्धांत है। ठीक है,
स्टीफन हॉकिंस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, स्टीफन हॉकिंस का ही है क्या, ब्लैक होल से रिलेटेड थ्योरी हो, ठीक है। या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आपको पता ही होगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनका क्या है, बुक है। अब मैडम क्यूरी तो जानते हैं रेडियम से रिलेटेड है, ठीक है, रेडियम से रिलेटेड है। चलते हैं आगे, 8 नंबर क्वेश्चन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव मतलब वोल्टेज की परिवर्तन होता है, वोल्टेज डिफरेंस कब होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, थॉमसन इफेक्ट, जूल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो लगता है व्यक्तिगत, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इसको टफ कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो इसमें आप क्या करेंगे, तो कभी को अगर सुनना, ये पेल्टियर इफेक्ट ना कभी पूछा नहीं है। पेल्टियर इफेक्ट कोई मतलब बहुत ही बाह्यात लगता है कि टाइप दे दिया है। सीबेक इफेक्ट, जूल इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। अब यहाँ पर सबसे जो ईजी टाइप का पूछने वाला क्वेश्चन है, ये थॉमसन इफेक्ट कॉमन है और सीबेक इफेक्ट है। जूल इफेक्ट भी कभी नहीं ऐसा पूछा कि जूल के कारण, जूल जब भी पूछा है जूल के बारे में, तो जूल के बारे में जब भी पूछता है तो पूछा है यूनिट को लेकर के, मात्रक को लेकर के, ठीक है, ये बात ध्यान को रखना है। तो जूल अगर मान लो पूछ रहा है तो यूनिट के बारे में पूछेगा, लेकिन अगर थॉमसन से रिलेटेड है तो थॉमसन देखो और सीबेक देखो, ठीक है, सीबेक देखो। तो ये या तो ये दोनों में से होगा, इसका आंसर क्या है, थॉमसन इफेक्ट है, थॉमसन इफेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अब कहेंगे सर इसका थोड़ा बता दीजिए कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर बात कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर बात करता है। और आपको जूल इफेक्ट तो आप जानते ही हैं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक हीट जो होता है उसमें हीट जनरेट बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब पेल्टियर इफेक्ट का काम होता है, जो टर्मिनल्स होता है वेलोसिटी डिफरेंस में, जो खासकर वोल्टेज डिफरेंस में काम आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब कहता है कि आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या बात करता है, आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो कहता है कि किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक मतलब बड़ा बनाना है, क्या करना है, बड़ा बनाना है। कभी भी लेंस की बात करेगा तो लेंस जब भी होता है तो ये उत्तल लेंस होगा, कौन होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। पॉइंट टू बी क्लियर, मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि वस्तु बड़ा करके दिखाना होता है, ठीक है। अगर इसी जगह मान लो एक बात और, अगर लेंस की जगह दर्पण रहता तो क्या होता, आप बताओ, दर्पण रहता तो होता उत्तल की जगह अवतल हो जाता, अवतल दर्पण हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें भी वस्तु बड़ा दिखता है, वस्तु जो हो जाता है लार्ज दिखता है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 10 नंबर, चुंबकत्व का अचुंबकीय चुंबक सिद्धांत में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है कि पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये जो पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा है, पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में कौन सा, कभी भी मैग्नेटिक की बात करेगा तो कभी भी याद रखना निकेल और लोहा से ही ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। कभी भी बनना होगा तो ये लोहा से बनेगा। लेकिन आपको क्या पूछा है, ये मैग्नेटिज्म नहीं बल्कि अणु पैरामैग्नेटिक पूछा है, ये मैग्नेटिक का पार्ट है, ध्यान रखना है, मैग्नेटिक का पार्ट है। यानी बी और ए और सी तो नहीं होगा। अब बच्चा पारा और प्लेटिनम, क्या बना, पारा और प्लेटिनम। तो पारा जो हो जाता है ये डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है। बचता भाई सब एक ही बचा, पहले प्लेटिनम। बात समझ में आ रहा है, निकेल और लोहा क्या है, मैग्नेटिक, पारा हो गया डाई मैग्नेटिक, बचा कौन, प्लेटिनम। आगे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में सेंटर में कौन से मूलकण है, भाई साहब आपको पता है नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसमें कहीं से कोई और क्या होता है, यहाँ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी सेंटर में क्या है, 11 का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे चलते हैं। 12 नंबर, जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, क्या है, धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अब जब मिश्रित अवस्था होगा तो आप क्या कहेंगे इसको, मिश्रित अवस्था होगा। कभी भी एक बात समझना जरूरी है, प्रगलन का मतलब क्या होता है, स्मेल्टिंग, क्या होता है, स्मेल्टिंग। अब मैं समझाता हूँ आपको, घबराना मत कभी। भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है।
कैल्सिफिकेशन तो जानते ही है, कैल्किनेशन जिसको बोलते हैं, कैल्किनेशन हो गया। और ये झाग प्लवन की बात करोगे तो फ्लोटिंग, फ्लोटेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर बात, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित किया जाता है यानी मिलाया जाता है अवस्था में, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में पीतल के घटक कौन सा है? पीतल, पीतल मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ब्रास। क्या होता है, ब्रास। अब देखो गौर करके, जो खास तौर पे ब्रास की बात करोगे ना, इसमें एक बात जो सबसे बड़ी चीज होती है, जिंक इसमें रहेगा। क्या रहेगा, जिंक, मतलब कॉपर तो रहेगा ही। एक बात और इसमें समझना, कॉपर कॉमन है, कॉपर मिलेगा, प्लस और क्या होगा, जिंक होगा। क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो अब देखो कहाँ ढूंढो कॉपर। सबसे पहली बात, कॉपर देखो कहाँ नहीं है, इसमें कॉपर नहीं है, इसको हटा दो। हाँ, कॉपर तीनों में है। और कॉपर के बाद यहाँ निकेल आ गया, यहाँ लोहा आ गया, यहाँ जस्ता है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जस्ता और तांबा होगा, जस्ता और तांबा होगा आंसर, ठीक है। ए पीतल के। 40 नंबर क्वेश्चन, अनबुझा चूना। क्या है, अनबुझा, क्विक लैम्प के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है, क्विक लैम्प के बारे में बात हो रही है, अनबुझा चूना। अब जब अनबुझा चूना, अबुझा चूना में क्या अंतर है भाई साहब, हम समझ लेते हैं। अनबुझा चूना जब भी होगा तो पानी की मात्रा कम होगी, नहीं होगी। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर होगा। अगर इसी जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता तो पानी की मात्रा आ गया, इसका मतलब ये जो साहब है ये क्या हो गया, बुझा चूना है, बुझा चूना है। समझ में आया कुछ भी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? कैल्शियम ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि CaO COH इसी से आंसर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? कभी भी लोहा में जब जंग लगता है, इसका मतलब सबसे पहला बात, वो रोस्टिंग होना शुरू, बर्बादी, क्षय होता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उसकी वजन जो होती है लगातार बढ़ जाती है। क्या होती है, ये लंबे समय तक बढ़ता रहता है इसका, ये वजन जो होता है। एक बात और गौर करो, BPSC ने आंसर जब दिया, जारी किया था, तो इसमें 2 प्रकार का आंसर पहला दिया था कि इसमें क्या होता है कि इसका जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले बोला पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। ये शुरुआत में पहले क्या कहते हैं, बढ़ता है फिर घटता है। लेकिन जब फिर से अगेन आंसर दिया तो इसका आंसर लिया बी, सॉरी क्या, पहले लंबे समय तक बढ़ता है, ये लंबे समय तक बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी है हम लोग को मान के चलना है कि जो कमीशन ने दिया वो ना सही दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर। श्वेत धातु किसे कहते हैं? श्वेत मतलब क्या होता है, श्वेत धातु मतलब व्हाइट मेटल। क्या है, व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल होने के लिए क्या है? अब एक बात गौर करना, पहले तो व्हाइट मेटल समझिए, समझना जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। एंटीमनी, एंटीमनी हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। अब यहाँ गौर करो कि इसमें आपको इतनी चीज़ें दिख रहा है व्हाइट मेटल में। व्हाइट मेटल में यहाँ पर क्या है, एक भी नहीं दिख रहा, निकेल, रेडियम, प्लेटिनम, अपलेडियम। इसका मतलब ये आंसर जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पढ़िए और पढ़ करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु का मतलब ही होता है नोबेल मेटल। क्या होता है, नोबेल मेटल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। क्या होता है, शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल। देखिए आप दूसरा ऑप्शन, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। अब यहाँ ट्रिक्स कहता है कि मान लो कि इसमें कुछ नेगेटिव लाइन नहीं दिया है, मतलब सीधे सिंपल दिया कि उत्कृष्ट धातु जो होता है, मतलब जो खास नोटेबल या नोबेल मेटल्स जो होते हैं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब सिंपल लाइन है, जेनरिक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वर्ड मैनिपुलेशन के लिए दिया 2 वर्ड, यूरेनियम और सीसा। हो सकता है यूरेनियम सीसा ना हो सकता है यूरेनियम हो सीसा ना हो सकता है सीसा हो यूरेनियम ना हो। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन का चांस बन रहा है, ठीक है।
इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यूरेनियम सीसा जो है खास तौर पे नहीं है। अब इसको कट करते हैं, कट करने के बाद आंसर बचा ओनली वन। क्या बचा? ओनली वन। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, उत्कृष्ट धातु के उदाहरण क्या क्या है? सीधी सी बात है, क्या होगा? प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका इसी के अंतर्गत आएगा, जो एग्जैक्टली शुद्ध रूप में प्रकृति में ऐसे ही पाया जाता है। तो इसका आंसर आपने क्या लगा दिया? केवल वन। इन दो गलती हो गया ना। 18 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक क्या होता है? घट जाता है। अब समझिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्वथनांक टेम्परेचर उसका क्या होता है? बढ़ जाता है, और जल का हिमांक जो होता है घट जाता है, यानी जल्दी गलता नहीं। आपने गौर किया होगा ना, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े पर नमक अगर मार देंगे ना तो वो क्या होता है? जल्दी गलता नहीं है। इसीलिए पहला क्या है? सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। एग्जैक्टली मिथाइल अल्कोहल डालने के बाद जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए नमक मिलाने से बढ़ जाता है, और मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब जो वाइन टाइप की प्रॉपर्टीज अगर डालेंगे, अल्कोहल टाइप की अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज, तो उसका घट जाएगा क्वथनांक, जल्दी आग पकड़ लेगा, और ये लेट से आग पकड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए 1 और 2 दोनों सही है। बायोगैस की, बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? क्या बोल रहा है? प्रमुख है, यानी मेन पूछ रहा है, मेन अवयव कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं बायोगैस की बात करेंगे, मीथेन की प्राथमिकता होती है उसमें, तो मीथेन इसका आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, निम्न में से किस रसायन के कारण जो है पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? लाल रंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, लाल रंग दिखाने के लिए स्ट्रोंसियम जानते हैं, स्ट्रोंसियम लाल रंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। आप कहेंगे सर सोडियम, सोडियम जो होता है वह येलो के लिए होता है, पीला के लिए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और अगर मान लिया जाए, नोट और बताते हैं एक बात और, कि कभी भी अगर पूछा हरा कलर के लिए, ग्रीन के लिए, किसके? ग्रीन के लिए ये होता है बेरियम। क्या होता है? बेरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? अब एक बात, लवण में रहेगा, लवण मतलब साल्ट, लवण मतलब क्या हुआ? साल्ट ही हुआ ना जी। तो लवण, लवण देखो, लवण यहाँ रखा हुआ है, लवण यहाँ रखा हुआ है, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट मार देना आंसर। ठीक है, ये मरु मतलब मरुभूमि, डिजर्ट, मरुस्थल। ठीक है, बस यही समझना है इसको। और ये क्या लिखा है? समो, समान मतलब कुछ ऐसा होगा जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, और ये ग्लाइकोफाइट, ग्लाइकोफाइट एंटी हेलाइन है। क्या है? एंटी हेलाइन है, एंटी हेलाइन है। आगे चलते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या है? कवक पौधे में नहीं, क्या कवक में क्या नहीं पाया जाता? क्योंकि कवक तो इसमें ग्रीन कलर तो दिखता नहीं है, क्लोरोफिल होगा ना उसमें। क्या दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया नहीं होती उसमें, इसीलिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बाकी ऑक्सीजन उसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा। क्या नहीं पाया जाएगा कवक पौधे में? क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। परागन, परागन मतलब क्या होता है? परागन का मतलब पॉलिनेशन की सुपरिभाषा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, फिर मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि इस टाइप के प्रश्न जहां भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कमीशन करेगा, दैट मीन्स कि वही आंसर होगा। अब छोटा आंसर, छोटा आंसर, छोटा आंसर, बड़ा आंसर। देखो, परागकण का परागकेसर से कुलुम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, मतलब कितना डिस्क्रिप्टिव वे में देना चाह रहा है कि भाई साहब मैं ही आंसर हूं। कितने जगह मैंने बता दिया, इस तरह के जहां भी है उसका आंसर वही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब वो देखिए एक बार गौर करके। पौधे अपना क्या है? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? कभी भी पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करेगा? पर्णहरित क्लोरोफिल हो गया, वायुमंडल से तो नहीं। वायुमंडल से क्या लेगा? बहुत से बहुत लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वो प्रकाश, प्रकाश से भी ऊपर से आ जाते, मृदा, यानी पोषक तत्व जो प्राप्त करेगा मृदा से ही प्राप्त करेगा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, बिल्कुल से बात है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या है? एक बात और, कभी भी एक बात और याद करना, कभी भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना जो हमारे इस अर्थ क्रस्ट पे अगर मान लो सबसे ज़्यादा है, कभी भी मान लो सोच के देखो कि पीबीटीजी के बारे में, पीबीटीजी कम है इसके लिए पूछते हैं, जिसका संख्या घट रही होती है
या जो जिसकी जीवन खतरे में है उसके बारे में प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चंस मार्केट में वही बनता है। पर्याप्त जहाँ मात्रा में लोग हैं, अभी इंडिया की एग्जांपल लो, इंडिया में पीपल्स के मरने पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लोगों की वैल्यू जिंदगी की इतनी कम हो गई है जिसका जवाब नहीं। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी ऐसे देश में, यूरोप कंटिनेंट चली जाओ, जहाँ पर क्या कहते हैं फर्टिलिटी बहुत कम है, वहाँ पर एक एक व्यक्ति की महत्व होती है। खास करके हमारे भारत में क्या है, इतनी जनसंख्या है कि अगर 1000-2000 टपक भी जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार को ना ही किसी को। यही है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक आप अपने वैल्यू को कायम कीजिए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना गौर, जो आपने आवृत्तबीजी क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ पहले। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म 80% जो होता है ना, 80% प्लांट्स जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। 80%। इसका मतलब ये होता है एंजियोस्पर्म का कि बीज जो है ना, सीड्स जो है, बीज के फल के अंदर होगा। क्या होगा? फल के अंदर होगा। अब यहां देखो, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये तो संभव ही नहीं है, अनावृत। और ये जो होता है जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं इसको? जिम्नोस्पर्म जो होता है, ये जिम्नोस्पर्म मात्र 20% भी प्लांट में होता है। इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसका जो सीड्स होता है फल के बाहर होता है, ये अंदर है, यहाँ पे है। यहाँ जो सीड होता है फल के बाहर होता है। चलो आगे चलते हैं। 26 नंबर, निम्न जोड़ों में से सही जोड़ा को मिलाना है आपको। आप जानते हैं भली भांति विटामिन सी, स्कर्बी, विटामिन सी के कारण, कमी के कारण स्कर्बी डिजीज होता है। और ये थायमीन यहाँ पे क्या है? नहीं, बल्कि थायमीन की जगह क्या होना चाहिए? विटामिन, ये थायमीन विटामिन 1 का है। विटामिन 1 के कारण जो है, सॉरी विटामिन बी के कारण जो है, तो बी को थायमीन बोलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि विटामिन बी नहीं होगा यहाँ पर, B1 होगा, B1 होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। और यहाँ जो, और ये स्कर्बी जो होता है विटामिन सी के कारण होता है। अब हम चलते हैं, अब ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ देखिए, ट्यूबरक्लोसिस तो जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? BCG के कारण होता है। और ATS, टेटनस, यहाँ देखिए, ATS का मतलब ही होता है एंटी टेटनस सेरम होता है। क्या होता है? एंटी टेटनस सेरम होता है। एंटी टेटनस सेरम, टेटनस सेरम होता है। ठीक है, तो ये तो मैनिपुलेट कर दिया। तो भाई साहब ये भी गलती, बच्चा एक मलेरिया क्लोरोक्विन नाम के जो होता है उससे ठीक होता है। अब देखो, RBC जो होता है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। कौन सा है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि RBC किसमें नहीं होता है। पहली बात, मेढक। तो मेढक में तो जानते कभी भी RBC का मतलब तो कि रेड ब्लड कर्पसल्स, तो RBC मतलब लाल खून होना चाहिए। मेढक में तो है, सांप में भी है, मोर में भी है, पक्षी है, केचुआ में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कोई भी कार्बोहाइड्रेट के, जब मान लिया जाए कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं, CO2 + H2O गिव्स टू क्या होता है? C6H12O6 प्लस मतलब H2O होता है ना। ठीक है, O2 होता है। अब देखो यहाँ पर की बात, ये गैस के रूप में ऊपर चला जाता है। ये क्या बना? ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज ही तो है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर जो है ना एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होते हैं भाई साहब, सोचना ही नहीं है। अधिकतर में एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। तो वसा अम्ल क्षार तो है नहीं। 30 नंबर, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? और ये क्वेश्चन 71 में भी पूछा है, 71 में भी पूछा है। अब यहाँ पर देखो, पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? अब ये बताना है आपको। अब जानते हैं, एडवर्ड जेनर का नाम आपने सुना होगा। एडवर्ड जेनर ही भाई साहब है जो पहली बार खास तौर पे चेचक का वैक्सीन का टीका का खोज किया था। ठीक है, इसीलिए अब जोसेफ प्रिस्टल तो जो खासकर घाव हो जाता है उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसमें काम आता है जोसेफ प्रिस्टल। रॉबर्ट कोच के बारे में तो टीबी, एंथ्रैक्स, हैजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने 30 क्वेश्चंस को अभी आपने देखा क्या है ये,
हाँ, करंट से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट 67th डी एग्ज़ाम का जो है जितने भी क्वेश्चन साइंस से आया हुआ था, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में एक एक ऑप्शन पर बात मैंने कर लिया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका मार्क्स ऐसे ही बढ़े नॉलेज के साथ भी और एलिमिनेशन गेस के माध्यम से भी, तो आप मेरे मेंटोरशिप के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड होता है, गूगल मीट के माध्यम से क्लास होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट दिया जाएगा और आप अपना परफॉर्मेंस खुद सेल्फ इवेलुएट करेंगे कि मेरे अंदर क्या आ रही है। दूसरी बात, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। आप गौर कीजिए कि आपने अपने से पढ़ के देख लिया है, आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कुछ तो बारीक कमी है कि जिस वजह से नहीं हो रहा है। इसीलिए किसी मेंटोर के साथ जुड़िए, वो मेंटोर जो जीवन में खुद अपना एग्जाम्स निकाला है, इंटरव्यू तक गया है, ठीक है। तो इसीलिए आइए साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।